हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और प्रीएम्बल के जो वीडियोस बने उससे मुझे ढेर सारे मैसेज भी आए। लोगों को काफ़ी वीडियोस के साथ संतुष्टि भी है, बहुत से लोगों ने अपनी क्वेरीज भी रखी। तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। एक बात तो ये कि मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि सर वीडियो जो है वो थोड़ा सा एकेडमिक ज़्यादा बन गया है, बोरिंग बहुत है, इसमें बहुत नीरसता है और कुछ रोचक पढ़ाइए, कुछ मनोरंजक बातें, कुछ बीच में जो है आप हंसी मजाक कीजिए। ऐसे बहुत से लोगों ने मुझे बोला, तो मैंने उन्हें वहाँ भी जवाब दिया। यहाँ भी मैं कुछ, हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये बातें आ रही हो कि ये वीडियो ऐसे क्यों लग रहे हैं कि जैसे कोई बुकिश चीज़ें हैं और पढ़ने में बहुत नीरसता आ रही है। तो देखो, मैं मेरा एक अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे 17 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए और मैंने ये देखा है, मेरा निजी शोध भी इस मामले में है कि मैंने ये देखा है कि कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में उन लोगों का सिलेक्शन का प्रतिशत इतना ज़्यादा होता है जो कि एक चीज़ को, जो सबसे बड़ा सूत्र है, हालांकि मैं समय समय पर आपको टिप्स भी दूंगा इसकी, अभी समय नहीं आया है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सूत्र है सफलता का इसमें, और जो सबसे बड़ा सूत्र है, उन लोगों का सिलेक्शन सबसे पहले होता है जो समय की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, टाइम की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जो समय के प्रबंधन के सूत्रों को समझ जाते हैं, जो ये समझ सा जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज की टू द सक्सेस, कि आपको सफल होना है तो आपको समय की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। देखिए, लगभग 6-7 साल पहले इंडिया टुडे ORG ने एक सर्वेक्षण करवाया। उसमें उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या जो भी अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनमें औसतन सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले जो लोग हैं वो IIT JEE की तैयारी करते हैं, जो औसतन 9 से 9.5 घंटा पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर इस सर्वे में स्थान था कैट की तैयारी करने वालों का। UPSC और स्टेट PCS की तैयारी करने वालों का जो औसत था वो करीबन 6.5 घंटे से 7 घंटे का एवरेज था। मतलब एक UPSC की तैयारी करने वाला औसत व्यक्ति, उसकी जो पढ़ाई है वो दिन में 7 घंटे, 7 घंटे पढ़ाई बहुत होती है। अगर हम 7 का एवरेज लेके चलें तो हम महीने में लगभग 250 घंटे पढ़ते हैं, और अगर हम साल का हिसाब निकालें तो 2520, या आप समझ लो 2500 घंटे एक व्यक्ति के पास रहते हैं। यानी 2500 घंटों में हमें हमारी पूरी तैयारी जो है, पूरी तैयारी को मुकम्मल जो है कंप्लीट करना है और एग्जाम में बैठना है, उसके तीनों चरणों में बैठ के, और हमें वहां से हम अपना सिलेक्शन करवाएंगे। 2500 घंटे का मतलब ये है, उन 2500 घंटों में आपको लगभग 625 टॉपिक्स को कवर करना है। यानी एक टॉपिक को कवर करने के आपके पास में 4 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं, उसमें रिवीजन वगैरह सब इंक्लूड है। और यहाँ ये भी प्रिज्यूम, मैं आपको बताता हूँ, हम प्रिज्यूम ये कर रहे हैं कि आप साल भर में कोई शादी में नहीं गए, कोई बर्थडे में नहीं गए, कोई पिकनिक पे नहीं गए, कोई आउटिंग में नहीं गए, कोई ट्रैकिंग पे नहीं गए, आप बीमार नहीं पड़े, आपके जीवन में कोई तरह का उतार चढ़ाव नहीं आया, आप लगातार निरंतर जो है परसिवरेंस के साथ पढ़ते जा रहे हो। ऐसा होता नहीं है। फिर भी हम 7 का एवरेज लेके चलें तो आप इस बात की इंपॉर्टेंस समझिए कि आपके पास में समय कभी भी नहीं था और ना आगे है। आप समझिए, एक एक घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट। आप दिन या सप्ताहों में मत पढ़िए, आप घंटों में पढ़िए। सबसे बड़ा सूत्र सक्सेस का ये, वो लोग सबसे पहले सेलेक्ट होते हैं जो कि प्रोफेशनल तैयारी करते हैं, जो ये समझते हैं कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए टाइम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2500 घंटों में आर्टिकल 370 को पढ़ने के लिए 3.5 घंटे पढ़ेंगे, और आप ऐसे ऐसे विद्वान टीचर से पढ़ेंगे जो जो नो डाउट, निस्संदेह बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर भी किया होगा, जो एक छोटे टॉपिक आपको 2 से 2.5 घंटे पढ़ाते, तो आप कब सेलेक्ट होंगे? तो इस बात को आप समझिए कि मेरी जो क्लासेज हैं वो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि ये समझते हैं कि उनको एंटरटेनमेंट भी साथ में चाहिए और एजुकेशन भी साथ में चाहिए। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं आना चाहते हैं और सिलेक्शन भी करवाना चाहते हैं। यानी उनको सिलेक्शन करवाना है 5 लाख में से 500 लोगों के अंदर, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते 5 लाख में से 50,000 लोगों जैसे भी। आप मत बोलिए कि ये जो एग्जाम है इसमें डे बाय डे कंपटीशन का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है, और ये आपके जीवन का प्रश्न है। एक वर्ष आपके जीवन का ये तय करेगा कि आने वाले वर्षों में आप कहाँ होंगे। आप किसी सरकारी ऑफिस के बाहर स्टूल पे बैठने वाले पियोन होंगे, या जिले को चलाने वाले कलेक्टर बनेंगे, SP बनेंगे, या किसी उच्च पद पर आसीन होंगे। जिसके
जिसके सिलेक्शन से आप खुद भी जो है आपका जीवन बेहतर होगा, आपके परिवार वाले भी गौरवान्वित महसूस होंगे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जब आपको बुखार होता है, 2 या 3 दिन का बुखार रहता है, और डॉक्टर जो भी आपको दवा देता है, चाहे वो कड़वा हो चाहे वो मीठा हो, जो भी दवाई हो वो आपको लेनी पड़ती है। तो ये तो आपके जीवन का प्रश्न है, आपके फ्यूचर का, आपके करियर का प्रश्न है। वैसे में कड़वी बातें आपको बोलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। आप अगर लोक लुभावन बातें सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सीरियस लोगों के अलावा यहाँ पढ़ने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा था वो ये कि ये जो मैंने स्टार्ट की सीरीज, और जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज आपको वीडियोस दें, और भी मैं लोगों के साथ में जुड़ रहा हूँ, इसका केवल एक ही पर्पज है कि कोविड-19 की वजह से आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है, किसी भी जगह पर पढ़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे आप अपने फ़ोन से वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकें, हमारे से कांटेक्ट कर सकें, ताकि आप, सरकार ने जो मुहिम चलाई हुई है, हमारे देश की जो है प्रतिष्ठा का सवाल भी है कि हम कम से कम लोगों को इससे अफेक्ट होने दें, और जो है हम इससे सफलतापूर्वक इसका सामना कर सकें। तो ये एक तरह की देशभक्ति है। आप हमारी जो है इस मुहिम में हमारे साथ रहिए, सरकार का साथ दीजिए, घर पे बैठिए और सीरियसली पढ़िए। जीवन में अगर आप कोई काम हाफ हार्टेडली करोगे उसमें सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो ये तो रही बात जो मैं आपसे कहना चाहता था। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो है 10 मिनट्स जीके का। इसके साथ में जो कल्चर की जो सीरीज चल रही है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, वो भी निरंतर चलेगी, लेकिन ये चूंकि छोटे वीडियोस हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास में केवल 2500 घंटे हैं। अब आप तय कर लीजिए आपको कितना कितना समय कहाँ देना है। तो इसलिए इस शॉर्ट वीडियोस को आप बार बार रिवाइज कीजिए। जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। एक एक वीडियो को आप 5-5 6-6 बार सुनिए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। रही बात नोट्स की, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो माइंड मैप दे रहा हूँ, जो आपको पीपीटीज दूंगा, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो आपका समय और आपके अंदर की जिजीविषा। अब आइए हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट चल रहा है। पहले पार्ट के अंदर आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2 हो गया, अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए 395 तो वैसे आर्टिकल है, और बढ़ते बढ़ते अब तो 450 तक हो गए, लेकिन मूल जो है 395, उससे आगे का नंबर का कोई आर्टिकल नहीं है। अगर मैं आपको 395 तक सारे आर्टिकल कराऊंगा तो आप कैसे याद करेंगे, वो आगे की बात है। अभी आपको कोई भी आर्टिकल का रट्टा नहीं मारना है, केवल उसको समझना है कि उसके अंदर है क्या। ठीक है, लास्ट में आप ये पाओगे आपको 40 से 50 से ज़्यादा आर्टिकल नहीं पढ़ने, बस वही आपको याद रहेंगे। वो मैं आपको ये परेटो का लॉ भी बताऊंगा कि 20% पोर्शन से कैसे 80% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब परीक्षा आएगी तब वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी करूंगा तो आप लगभग उसी जो है मोड में चले जाएंगे। अब आप एक चीज़ समझिए, कोई भी आर्टिकल पढ़ना होता है उसका एक तरीका, एक तरतीब है। सबसे पहले आप उसका मूल पाठ पढ़िए कि बेयर एक्ट के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान है उसमें उसकी लैंग्वेज क्या है, ओरिजिनल, पहले वो समझिए। दूसरा, उसके अंदर फिर टेक्निकल वर्ड्स क्या है, क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत आती है, उसके अंदर कोई ऐसा जो है कोई जार्गन यूज हुआ है, कोई फ्रेज यूज हुआ है, उसके क्या अर्थ है, उसका पूरा डायसेक्शन कीजिए। 2, तीसरा, फिर उसके निहितार्थ समझिए। निहितार्थ यानी वो क्या भाव कहना चाहता है, उसके इंप्लीकेशंस क्या क्या है, तीसरी बात। चौथी जो है बात, क्या उस अनुच्छेद से संबंधित कोई प्रकार का संशोधन किया है हमारी संसद ने, तो वो भी साथ में लीजिए। क्या उससे संबंधित कोई एक्ट पास हुआ है, वो भी आप पढ़िए। क्या उससे संबंधित कोई जो है केस इंपॉर्टेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपको साथ में देखना है। आज़ाद भारत में संविधान बनने के बाद में उससे रिलेटेड अगर कोई जो कोई प्रैक्टिकल भी कुछ चीज़ हुआ है या उससे संबंधित कोई बातें आई, उसका प्रयोग कैसे कैसे हुआ है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो हर अनुच्छेद को पढ़ने की मोटा मोटी ये तरतीब है। हर आर्टिकल में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आपको सिलसिला यही रखना, तभी आपके माइंड में ये फैकल्टीज डेवलप होंगी और एक एक आर्टिकल को आप समझ पाएंगे। अब आर्टिकल 3, जैसे पहला मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें इसकी मूल लैंग्वेज पढ़नी। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state, increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state, alter the name of any state। हिंदी में कहें तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों का या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी।
किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेंगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो ये तो थी मूल लैंग्वेज। अब इसका निहितार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली ये कि संसद जो है वो लॉ बनाकर दो काम कर सकती है। एक, नया राज्य बना सकती है, फॉर्मेशन कर सकती है, और दूसरा, जो राज्य पहले से अस्तित्व में है हमारे देश के अंदर, उन राज्यों के नाम चेंज कर सकती है, उन राज्यों की बाउंड्री चेंज कर सकती है, यानी सीमा चेंज कर सकती है, और उसका क्षेत्रफल जो है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 3 बोलता है। अगली बात, कैसे करेगी? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेगा, जो भी काम किया जाता है संसद में विधि के लिए, उसमें सबसे पहले बिल पेश करना पड़ता है, उसे विधेयक कहा जाता है। वो विधेयक जो है उस पर राष्ट्रपति जो है उस पर साइन करेगा, प्रेसिडेंट के उस पर प्री सिग्नेचर होना चाहिए। वो बिल पेश होगा, किसी भी सदन में हो सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। आगे हम संसदीय प्रक्रिया पढ़ेंगे जब आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा। होने के बाद में वो बिल जो है जिस भी कंसर्निंग राज्य से संबंधित है, दूसरे चरण में फिर वो वहां की विधानसभा में हो जाएगा, उससे उनका नजरिया लिया जाएगा। अब वो ये नजरिया जो देंगे विधानमंडल, वो अगर चाहे, जैसे राजस्थान राज्य में अगर मान लो राजस्थान राज्य के दो पार्ट किए जाने चाहिए, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, तो पहले बिल आएगा संसद के किसी भी सदन में, फिर वो जाएगा राजस्थान की विधानसभा में। अब राजस्थान की विधानसभा उस पर हाँ कहती है या ना कहती है, ये मायने नहीं रखता। और अगर वो अपनी हाँ या ना जो भी कहती है, उसकी जो भी राय, उसका जो मशवरा, उसकी जो ओपिनियन है, वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। अब इस निहितार्थ का क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि लोग ये कहते हैं कि हमारे संविधान में जो राज्यों की शक्ति, एक केंद्र एक राज्य, राज्यों की शक्ति से संबंधित, जब भी राज्यों की शक्ति की बात आती है तो एक वर्ड आता है संघ, संघवाद, फेडरलिज्म। तो राज्यों की शक्ति से संबंधित सबसे घातक आर्टिकल आर्टिकल 3 है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर बोलते हैं, जो ये मानते हैं कि केंद्र सरकार के पास यानी संसद के पास इतनी शक्ति है, राज्यों के पास नहीं। किसी भी राज्य का नाम, एरिया, उसकी बाउंड्री चेंज करने की अनन्य अधिकारिता संसद के पास में, राज्य उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये इस नाम पे आलोचना करते हुए माना जाता है कि एंटी फेडरल है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सी डिबेट्स हुई, ये भी डिबेट हुई। तो इसमें समस्या क्या है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। पहली समस्या ये है कि यदि संसद को किसी राज्य के किसी पार्ट को अलग करना हो या उसकी बाउंड्री चेंज करनी हो, उसका नाम चेंज करना हो, उसके लिए अगर विधानमंडल से पूछना अनिवार्य हो जाए और विधानमंडल की बात की जो है वो उसको पूरी प्रमुखता दी जानी अनिवार्य हो जाती, तो एक मुश्किल आ जाती। उसे लोगों ने कहा ये क्रूड मेजोरिटिज्म हो जाता, यानी घोर बहुलवाद हो जाता। इसकी कल्पना ये कीजिए कि आंध्र प्रदेश को मद्रास राज्य से अलग किया गया 53 में। अगर मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश को अलग करने का बिल संसद से मद्रास की विधानसभा में जाता तो क्या वो आंध्र प्रदेश अलग होता? नहीं होता, क्योंकि तेलुगु बोलने वाले लोग बाकी लोगों के मुकाबले कम थे, और कम होते तो वो बिल विधानसभा में गिर जाता। तो एक समस्या ये थी, तो हम एक एंड नहीं पकड़ पाए। दूसरी समस्या ये मानी गई कि पूरी की पूरी अधिकारिता संसद के पास दे दी जाए, विधानमंडलों से कुछ पूछा ही नहीं जाए, तो ये दूसरा एंड था। तो हमने दोनों के मध्य का रास्ता अपनाया। हमारे संविधान निर्माताओं की जो दूरदृष्टि थी वो बहुत जबरदस्त थी, और उन्होंने बुरे से बुरे समय में बेहतरीन संविधान, हमारा जो संविधान है वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में माना जाता है। तो एक वर्ड डाला कि व्यू, उनका नजरिया पूछा जाएगा। अब नजरिए से क्या है, थोड़ा सा ये जो है राज्यों को शक्ति भी देता है। अब उनका व्यू माना जाए या नहीं माना जाए वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये इसके निहितार्थ हैं। अब प्रक्रिया हो गई, निहितार्थ हो गया, अर्थ हो गया। एक प्रश्न और उठ के आता है कि हम किसी नए राज्य को बना सकते हैं, क्योंकि हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे 1956 में, वो बढ़ते बढ़ते अब 28-8 हो चुके हैं। लेकिन ये राज्य बढ़े कैसे? आर्टिकल 3 का हमने प्रयोग किया, और अगर हम बाहर से लाए तो आर्टिकल हमने 2 का प्रयोग किया। लेकिन अब एक प्रश्न ये उठता है कि बाहर की चीजों को हम भारत देश के अंदर ले सकते हैं, हमारे राज्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, क्या हम हमारे देश की भूमि को किसी विदेशी देश को दे सकते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन, तो ये सिंपल, इसका उत्तर तो ये बनता है कि हम नहीं दे सकते। लेकिन एक ऐसा मामला आया, ये मामला था वर्ष 1958 का। 1958 में क्या हुआ, जब उस समय का पूर्वी बंगाल था, वहां पर एक समस्या खड़ी हुई, उसके कहा जाता है एनक्लेव प्रॉब्लम। एनक्लेव प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि पूर्वी पाकिस्तान, जो अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश है, वहां पर जलपाईगुड़ी जिले में कुछ क्षेत्र जो थे वो भारत के मेन एरिया के अंदर आते थे, लेकिन वहां पर पूर्वी पाकिस्तान का कब्जा था, और उधर वालों में भी कुछ ऐसे पॉकेट्स थे, कुछ क्षेत्र थे जिन पे भारत का कब्जा था।
तो हम उसको एक्सचेंज करना चाहते थे, उसको एनक्लेव एग्रीमेंट कहा जाता है। तो 1958 में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और वहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून के बीच में 58 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, जिसमें दोनों क्षेत्रों को एक्सचेंज कर लिया गया। हमने हमारा क्षेत्र कुछ पाकिस्तान को दे दिया, पाकिस्तान का हमने ले लिया। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, वर्ष था 1960। इस केस को कहा जाता है बेरूबारी केस। बेरूबारी केस हमने प्रीएम्बल में भी डिस्कस किया था, तो बड़ा केस है ये। इस आर्टिकल 3 से संबंधित बेरूबारी बोलता है कि उन अनुच्छेद 3 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हम हमारी 1 इंच जमीन भी किसी विदेशी देश को दे सकते हैं, विदेशी शक्ति को दे सकते हैं। इसके लिए आपको संशोधन करना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 368 के पास जाना पड़ेगा। तो संशोधन के माध्यम से ही आप अपना क्षेत्र जो है किसी दूसरे देश को दे सकते हो। इसके लिए 9वां फिर संशोधन किया गया और ये बेरूबारी केस तो काफी प्रसिद्ध रहा। अब आप एक चीज समझिए कि जब भी कोई नया राज्य बनेगा उसके लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं है, वो आर्टिकल 3 से होगा, सिंपल मेजोरिटी से माना जाएगा। तो ये थी आर्टिकल 3 की बातें। अब इसके अलावा 2 मुद्दे और रहते हैं। एक मुद्दा ये कि हमारे देश में राज्यों की जो से है, राज्यों की का जो प्रतिष्ठा है वो केंद्र के मुकाबले इतनी पावरफुल नहीं है। ये एकात्मक लक्षण है, इसको यूनिटरी फीचर कहा जाता है। आगे हम देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। तो हमारे यहाँ कहा गया कि भारत जो संघ है वो अविभाज्य संघ है, लेकिन विभाज्य घटकों से बना हुआ है। यानी आपका जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, अनडिसोल्वेबल है, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स है वो डिसॉल्वेबल है। वहीं अमेरिका में अगर जाओगे, अमेरिका में किसी भी राज्य को चेंज करने से पहले वहां की कांग्रेस, वहां की संसद जो है वो राज्यों की विधानसभा से अनुमति के बगैर उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये अमेरिका और इंडिया का जब भी कंपैरिजन आता है तो ये बात आपको समझनी है। दूसरी बात जो समझनी है, आर्टिकल 2 वर्सेस आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 का संबंध विदेशी क्षेत्रों को भारत में लेने से है और उनको राज्यों में शामिल करने से। आर्टिकल 3 का है जो भारत के अंदर ही है। तो ये रही बातें आर्टिकल 3 की।